ये वाकया मेरे होश में आने से पहले हुआ था। अबू का एक जानने वाला हमारे घर आया। इस वक्त मेरी उम्र बमुश्किल 8 साल थी। मेरे वालिद ने उसे रहने की जगह दी। हालांकि हमारा घर सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था। इस शख्स का नाम वाहिद अली था, लेकिन अबू इसे वाहिद कहते थे। अम्मू ने वाहिद के बारे में पूछा। अबू ने मुझसे कहा, वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो इन दिनों मुश्किल में है और उसके पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसे कुछ देर अपने घर रहने दिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। तुम उसे अपना छोटा भाई समझो। वो मुझे अपने मसाइल बताए, मैं इनकार नहीं कर सकता था। अम्मू ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन रात को कहाँ रखोगे? अबू ने कहा, वो बच्चों के कमरे में पढ़ सकेगा और सो सकेगा। अभी सर्दियों का मौसम है, वरना मैं रात को इसके लिए टेरेस पर सोने का इंतजाम कर देता। अम्मू अबू की बात सुनकर खामोश हो गई। वो इससे ज्यादा बहस नहीं करता था। वो दिन में किसी बुजुर्ग के काम पर जाता और रात को वापस आता। वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। वो हमेशा हमारे लिए बच्चों को फल लाता, कभी नाश्ते की चीजें जैसे उंदरी, डबल रोटी वगैरह। वो सिर्फ हमारे घर ही नाश्ता करता था, गला साफ करने की आवाज। वो मोहम्मद की सालगिरह पर दोपहर का खाना खाते और कभी बाहर रात का खाना खाते। वो कभी आता तो अबू इसे अपने साथ खाने पर बिठाने पर इसरार करते। हम सब बच्चे उसे चचा कहते थे, क्योंकि अबू कहते थे कि वो मुझे हकीकी भाई की तरह अजीज हैं। अपने बड़े दिनों में वहीदों ने भी हमारा साथ दिया। अबू की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी और घर का पेट भरना मुश्किल था, लेकिन वहीदों के आने से हालात सुधरने लगे। जब इसका खर्च खत्म हो जाता तो वो अपने पैसों से किराना खरीद लेता। कभी कभी जब चावल और दालें खत्म हो जाती और इसे इसका इल्म होता तो वो उन्हें खरीद कर हमसे चार्ज किए बगैर वापस ले आता। वो कहता कि मैं भी इस घर में रहता हूँ, मुझे इस घर की खुशहाली में हिस्सा डालने का हक है। वो अपनी माँ से कहता कि अगर तुम मुझे अपना हकीकी चचा समझती हो तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मैं तुम सब की मदद करूं। मेरी वालिदा इन अल्फाज से बहुत मुतासिर हुई, ये समझ कर कि वाडव वाकई एक मेहरबान और अच्छा इंसान था। अगर हमने इसे रहने के लिए जगह दी तो वो हमेशा हमारे एहसान का बदला देने की पूरे पर खर्च करना शुरू कर दिया। फिर हम एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगे। माली तौर पर हमारे वालिदैन बेहतर थे। हम 4 बहन भाई थे, सब मुझसे छोटे थे। ये मासूमियत का जमाना था। मैं अंकल वाहिद को बहुत पसंद करता था। वो मुझसे पानी लाने या कोई काम करने के लिए कहता और मैं इसके लिए ये काम करने के लिए दौड़ता, क्योंकि बच्चों को खाने पीने का शौक होता है और हम अंकल वाहिद से बहुत खुश थे, जो हमें बिस्कुट, कैंडी या दीगर चीजें खरीदते थे जो बच्चे हर रोज पसंद करते थे। माँ को इस पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसने इसे अपने खानदान का हिस्सा मान लिया था। हमारे बच्चे एक कमरे में सोते थे और हम सब बच्चे दूसरे कमरे में फर्श पर सोते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो पहले मेरी थी, लेकिन अब चचा वाहिद के पास थी। अब तो मुझे अंकल कहते हुए भी शर्म आती है। मेरी जिंदगी गुजर गई। मैं ये वाकया इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि गैरों पर भरोसा करने वाले वालिदैन मेरी जिंदगी से सबक सीख सकें। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अजनबी हमारे अपने बन सकते हैं, लेकिन हमारे अपने अजनबी नहीं बन सकते। दिन भर के खेल से थक जाने वाले बच्चे रात को गहरी नींद सो जाते हैं। हम भी फर्श पर एक लाइन में पांव फैलाते और बराबर सोते। स्कूल जाने के अलावा मैं अपनी वालिदा के काम भी करता था, इसलिए मैं बहुत थका हुआ था। फिर रात को मैं ऐसी गहरी नींद में सो जाता कि मैं किसी चीज से गाफिल हो जाता, और वैसे भी हम उम्र का बच्चा क्या गाफिल हो सकता है। जब मेरे भाई बहन सोते तो ये शख्स मुझे उठाकर अपने साथ बिस्तर पर बिठा देता। मैं कुछ समझ नहीं सका। मैं कभी नींद में खो जाता, कभी सोता, कभी जागता। फिर वो मुझे पैसे, मिठाइयाँ और बास्केटबॉल देता और मुझे कहता कि कल रात जो कुछ हुआ इसके बारे में किसी को ना बताना। अगर वो ना भी होता तो मैं किसी को कैसे बता सकता था, जबकि मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
वक्त गुजर गया, यहाँ तक कि जब मुझे होश आया तब भी मैंने अपने आप को वही चीजें करते पाया। लेकिन अब फर्क यह था कि वो नामुनासिब बातें भी कहता था। कभी मैं उन्हें समझ लेता और कभी वो मेरे सर पर चढ़ जाते। मुझे कभी यह ख्याल नहीं आया कि ये सब मेरे लिए अच्छा है और मैं खतरे में पड़ रहा हूं। हमारे बच्चों के कमरे के साथ ही एक छोटी सी जगह थी। चचा वाहिद ने अबू से कहा, अगर तुम चाहो तो 4 दीवारी बनाकर इस जगह पर छत लगा दो। मेरा भाई मेरा दोस्त है। छत, खिड़कियां और दरवाजे बहुत कम पैसों में बनवाए जा सकते हैं। मैं खुद मजदूरी करूंगा। अबू उनकी बातों से बहुत खुश हुए। वैसे भी हमें घर में एक कमरे की जरूरत थी। चंद ही दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। चचा वाहिद ने हमारे कमरों के दरमियान एक दरवाजा बनाया ताकि नया कमरा दूसरे से जुड़ जाए। वालिद साहब ने नए कमरे में एक नई चारपाई लगवाई और चचा वाहिद के हवाले कर दी ताकि वो आराम से आराम कर सकें और बच्चे इनमें आराम से पढ़ सकें। हम बहन भाई अपने कमरे में सोते थे जबकि चचा वाहिद अपने कमरे में सोते थे। लेकिन रात को जब मेरे वालिदैन और बहन भाई सो रहे होते तो चचा वाहिद हमारे कमरे में चुपके से आ जाते। चचा, रात को हमारे कमरे में मत आना वरना मैं अपने वालिदैन को बता दूंगा। चचा वाहिद मुझे कहते थे कि तुम्हारा बाप तुम्हारी बात मानेगा, लेकिन वो मेरी बात मानेंगे क्योंकि मैं उसे आधे पैसे देता हूँ। चचा वाहिद की बातें सुनकर मैं डर गया क्योंकि वो मुझे बचपन से ही धमकियां देते थे। मैं इससे बहुत डरता था। ये आदमी 8 साल तक हमारे साथ रहा और मेरे साथ भी यही सुलूक करता रहा। मेरे वालिदैन इसके बारे में परेशान हो गए, सोच रहे थे कि वो कब तक बैचलर रहेगा। उन्हें उसकी शादी करनी चाहिए ताकि इसका खानदान खुशहाल हो। वालिद के इसरार पर माँ ने इसके लिए साथी की तलाश शुरू की। उन्हें एक जानने वाले के घर माचिस मिली और वाहिद ने वहीं शादी कर ली। शादी के बाद वो कुछ दिन अपनी बीवी के साथ मसरूफ रहा, लेकिन फिर वही गुस्सा लूट आया। जब उसकी बीवी सो जाती तो वो हमारे कमरे में आ जाता। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था। मेरे दिल में हर वक्त जलता रहता था। इस मजहब ने मुझे इस तरह पाला था कि किसी भी बात पर बोलना खुद को मारने के मुतरादिफ था। मैं अपने वालिद से घबरा गया था, सोच रहा था कि वो क्या करेंगे। मेरी माँ को कुछ बताने की हिम्मत नहीं थी। अगर मेरी वाहिद से लड़ाई होती तो वो मुझे धमकियां देता और खामोश रहने पर मजबूर करता। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, इसलिए मैं इससे डरता था। मैं पूरी तरह इसके ज़ेर असर था। एक दिन इसने मेरे वालिद से कहा, मेरे उस्ताद मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं और मुझे बहुत कम उजरत देते हैं। मैं एक अलग दुकान खोलना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ पैसे बचाकर घर खरीद सकूँ। मेरे वालिद ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और अपनी बचत उन्हें दुकान खोलने के लिए दी। चंद ही महीनों में वो दुकान बेच कर चला गया था। वो चला गया, लेकिन इसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझ पर इल्ज़ाम लगाता रहा और मैं कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। मेरे ख्यालात कहीं और थे, मेरा काम कहीं और था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मेरी हालत देखकर मेरे दोस्त कहते कि तुम अपने ख्यालों में गुम हो गए हो। मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं अपनी खोई हुई इज्जत का गम कर रहा हूँ, जिसे एक जालिम शख्स ने चिकनाचूर कर दिया था। इसकी वजह से मैं इम्तिहान भी पास नहीं कर सका। वो शख्स चला गया और मेरे सुनहरे साल दागदार हो गए, लेकिन दिल की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं हुई। मैं इस शख्स को इसके जाने के बाद मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। इसके जाने के बाद मैंने हर वक्त खोया हुआ महसूस किया। मेरे दिमाग को सुकून मिला। इसके जाने के बाद मैंने सुकून की सांस ली और कुछ सुकून मिला। मैं अपने कज़न यासिर से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे शदीद एहसास था कि मैं अब इसके लायक नहीं रहा। एक लंबे अरसे तक मैं चुपके से इससे मोहब्बत करता रहा, लेकिन मेरी बदकिस्मती, जब वो मेरे होने पर राजी हुआ तो मैंने इनकार कर दिया। ये इनकार मेरे दिल पर एक तबाहकुन धचका था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब मेरे वालिदैन ने यासिर के साथ मेरी शादी तय की तो एक दिन यासिर ने मुझसे कहा, देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर चाहता हूँ,
लेकिन तुम्हें मुझे एक बात बताना है, क्या तुम्हारा माजी में किसी से कोई रिश्ता रहा है? मैं कभी झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। यासिर की ये बात सुनकर मेरे सारे ख्वाब एक पल में बखर गए। मैं यासिर को कैसे बता सकता कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपनी इज्जत को छोड़ दिया है और अब मैं इसके लायक नहीं रहा। भारी दिल के साथ मैंने कहा, यासिर, मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन शादी के नुक्ता नजर से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत कर रहा हूं। काश मैं उसे बता सकता कि मेरी जिंदगी मेरी है, लेकिन मासूम मुझ पर बचपन में बहुत जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया। मुझे तुम्हारे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब मैं आपके काबिल नहीं रहा। मैं यासिर के मिजाज को समझ चुका था। मेरी बेबसी, मुझ पर जुल्म और सितम की दास्तान खत्म हो चुकी थी। अगर मैं अपना दिल भी पेश कर देता तो मुझे यकीन था कि मुझे मुआफ न किया जाता। हर कोई मुआफ कर सकता है और बढ़ सकता है, लेकिन एक बार किसी के दिल में कांटा चुभ जाए तो उसे निकालना मेरी ताकत से बाहर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक तल्ख हकीकत पर मबनी है। मैंने अपनी जिंदगी का ये दर्दनाक वाकया शेयर किया ताकि कोई दूसरा वालिदैन अपने बच्चों को इस किस्म के खतरात से आगाह न करे। बच्चों की हिफाजत वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी पर भी अंधा भरोसा करना, चाहे वो कितना ही करीब नजर आए, बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को पसंद किया होगा और इससे कुछ सीखा होगा। दोस्तों, इस कहानी को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो इस किस्म के हल्फ से मुताल्लिक वाक़ये से बच सकें। अपना बहुत ख्याल रखना। अगली कहानी के साथ गला साफ करने की आवाज़ मिलते हैं।